जापान के कोयासन पर्वत पर स्थित एक प्राचीन मठ में आज भी एक लकड़ी की अलमारी है। उस अलमारी में रखे हैं 1000 साल पुराने ताड़पत्र और कागज, जिन पर लिखी है संस्कृत, लेकिन जापानी भिक्षु उन्हें ऐसे पढ़ते हैं जैसे वे कल ही लिखे गए हों। हैरानी की बात यह है, वही लिपि आज भारत में शायद ही कोई पहचान पाए। यही है आज की कहानी। भारत में जब कोई बौद्ध आचार्य मंत्र लिखना शुरू करता था तो पहले पन्ने पर एक ही शब्द लिखता था, सिद्धम। ये लिखना केवल परंपरा नहीं थी, मान्यता थी कि अगर साधक का मन शुद्ध ना हो तो सिद्धम स्वयं नहीं उभरेगा। ये कारण है कि सिद्धम को साधारण लेखन नहीं, अनुष्ठान माना गया। इसका विकास लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास गुप्त काल में हुआ। इसी लिपि में बौद्ध धर्म के मंत्र, सूत्र और ग्रंथ लिखे जाते थे। जब हम रेशम मार्ग की बात करते हैं तो हम केवल व्यापार नहीं, ज्ञान के प्रवास की बात करते हैं। चीनी यात्री हवेनसांग और ई सिंह अपने यात्रा वृतांतों में लिखते हैं कि भारतीय भिक्षु मंत्रों को याद करने के साथ साथ लिपि को भी सिखाते थे। बौद्ध भिक्षु मंत्रों का अनुवाद करने से डरते थे क्योंकि अनुवाद से ध्वनि बदल सकती थी। इसीलिए वे मूल सिद्धम लिपि को साथ ले गए और यहीं से कहानी जापान की ओर मुड़ती है। जापान के इतिहास में एक नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है, कुकाई। कुकाई केवल भिक्षु नहीं थे, वे कवि, दार्शनिक और विद्वान भी थे। जब कुकाई चीन में अध्ययन कर रहे थे तब उन्हें सिद्धम लिपि के मंत्र सिखाए गए और कहा गया, इन्हें बदला नहीं जा सकता, इन्हें केवल समझा और साधा जा सकता है। 806 ईस्वी में जब वे जापान लौटे तो अपने साथ सिद्धम लिपि को एक जीवित परंपरा की तरह ले गए। अब देखते हैं इसका प्रभाव। कुकाई के जापान लौटने के कुछ समय बाद भारत के लिए व्यापार और रेशम मार्ग धीरे धीरे बाधित होने लगे। इसी दौरान पूर्वी एशिया में विदेशी धर्मों और संस्कृतियों के प्रसार पर नियंत्रण बढ़ने लगा। इसके परिणामस्वरूप जापान ने चीन और भारत की मुख्य भूमि से कटकर अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को स्वतंत्र रूप से विकसित करना शुरू किया। इस अलगाव ने जापान को यह अवसर दिया कि वह बौद्ध धर्म की उन परंपराओं को ज्यों का त्यों सुरक्षित रख सके जो उसे भारत और चीन से प्राप्त हुई थी। सिद्धम लिपि, जो भारत में समय के साथ धीरे धीरे प्रयोग से बाहर होती जा रही थी, जापान में एक पवित्र और अपरिवर्तनीय परंपरा बन गई। इस प्रकार इतिहास के इसी मोड़ पर सिद्धम लिपि का भविष्य तय हुआ। भारत में उसका प्रयोग सीमित होता गया, लेकिन जापान में वह संरक्षित, सम्मानित और जीवित बनी रही। भारत में सिद्धम लिपि एक मूल और संक्रमणकालीन लिपि के रूप में विकसित हुई। भारत में समय के साथ नई नई लिपियां जन्म लेती रही, जैसे नागरी, शारदा, बांग्ला, तमिल और अन्य। इन लिपियों के विकास के साथ सिद्धम ने एक आधारभूत भूमिका निभाई, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रयोग सीमित होता चला गया। सिद्धम का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों और मंत्रों तक ही रह गया। वहीं दूसरी ओर जापान में स्थिति बिल्कुल अलग रही। जापान में सिद्धम लिपि को एक संरक्षित परंपरा के रूप में अपनाया गया। शिंगोन और तेंदाई जैसे बौद्ध संप्रदायों में सिद्धम लिपि का प्रयोग आज भी निरंतर किया जाता है। अब हम उस चरण पर पहुंचते हैं जहां सिद्धम लिपि केवल ऐतिहासिक अवशेष नहीं रहती, बल्कि जीवित आध्यात्मिक परंपरा बन जाती है। जापान में सिद्धम लिपि को कहा जाता है बोंजी। ये शब्द संस्कृत के ब्रह्म से निकला है, अर्थात पवित्र, दिव्य ध्वनि। जापान में बोंजी सिर्फ अक्षर नहीं है, बल्कि देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। शिंगोंग बौद्ध परंपरा में हर सिद्धम अक्षर किसी न किसी बुद्ध, बोधिसत्व या रक्षक देवता से जुड़ा होता है। इसी कारण बोंजी को तावीज, मंदिर स्तंभ, समाधि स्थल और ध्यान स्थलों पर अंकित किया जाता है। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द आता है, शितेन। शितेन का अर्थ होता है 4 दिव्य रक्षक। जापानी मंदिरों में 4 दिशाओं की रक्षा करने वाले 4 देवताओं को शितेन कहा जाता है। इन शितेन देवताओं के नाम और प्रतीक अक्सर सिद्धम बोंजी अक्षरों में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि देवता का नाम उसकी शक्ति को बुलाता है और शक्ति ध्वनि में निवास करती है। इसलिए देवता की मूर्ति के साथ उसका बोंजी अक्षर भी अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है। भिक्षु किसी एक बोंजी अक्षर को सामने रखकर उसकी आकृति, उसकी ध्वनि और उसके देवता तीनों पर एक साथ ध्यान करते हैं। यह अभ्यास शुगेंदो और शिंगोंग परंपरा में आज भी जीवित है। यही कारण है कि बोंजी अक्षर सिर्फ लिखावट नहीं, ध्यान का द्वार माने जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठता है, जब एक अक्षर देवता, ध्वनि और ध्यान तीनों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसकी ध्वनि शक्ति कितनी गहरी होगी। चलिए अब बीज मंत्रों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। सिद्धम में हर अक्षर केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा का बीज है। इन्हें कहा जाता है बीज मंत्र।
उदाहरण शून्यता और उत्पत्ति। यह महावरोचन बुद्ध का बीज माना जाता है। शिन्गोंग परंपरा में मंत्र को लिखा जाता है, फिर उसी लिखे अक्षर पर ध्यान किया जाता है। यह अभ्यास कहलाता है शाक्यो, और जब लेखन ध्यान बन जाए उसका आनंद ही अलग है। बोनजी सुलेख केवल कला नहीं है। लिखने से पहले श्वास स्थिर की जाती है, मन शांत किया जाता है, फिर एक ही स्ट्रोक में अक्षर लिखा जाता है। मान्यता है अक्षर मन की स्थिति का प्रतिबिंब होता है, इसीलिए बोनजी सुलेख आत्मा अनुशासन है। अब इसे आधुनिक रूप में देखें। आज सिद्धम अक्षर जापान में मंदिरों, धार्मिक कलाकृतियों, आधुनिक डिजाइन में देखे जा सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सजावट नहीं, श्रद्धा के साथ होता है। सिद्धम एक अक्षरात्मक प्रणाली है। हर व्यंजन एक अंतर्निहित स्वर के साथ आता है और मात्राएं ध्वनि को बदलती है। ये प्रणाली ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। सिद्धम केवल लिपि नहीं, ये भारत और जापान के बीच एक सांस्कृतिक सेतु है। भारत ने इसे जन्म दिया, जापान ने इसे सहेजा। यही है सभ्यताओं की सच्ची मित्रता। धन्यवाद। ये भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो नेट परीक्षा में आता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।